जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। जो कि आज की क्लास है बच्चों शिवाजी के उत्तराधिकारी। जो शिवाजी थे उनके कौन कौन उत्तराधिकारी रहे उसके ऊपर आज की हमारी क्लास रहेगी। तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में जो कि हमारी है मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य का नाम बहुत ही इतिहास में एक सम्मानजनक जो है या सम्मान रूप से जो है वो लिया जाता है, जो कि शिवाजी के नाम से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मराठा साम्राज्य में कौन कौन जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, आज ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। मराठा साम्राज्य का कुछ हिस्सा जिसका इतिहास में जो हूं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मराठा साम्राज्य, जिसमें मराठाओं का जो है उदय छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय में हुआ और उसके उत्तराधिकारी जो हैं छत्रपति काल और पेशवा काल आए और आंग्ल मराठा युद्ध और उसकी महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस बार। सबसे पहले मैं बता देता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जैसे मैंने आपको बताया, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा छत्रपति महाराज ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है किसकी नींव रखी, तो मराठा साम्राज्य की रखी। या मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तब उनके बहुत सारे विरोधी थे, पहले से ही भारत में थे। जैसे कि उनके समय में मुगल साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। जब मराठा आए थे तब उस वक्त जो है मुगल साम्राज्य जो है वो भारत पर ऑक्युपाई किया हुआ था, यानी कि उसके ऊपर राज कर रहा था। इसके साथ साथ में बहुत से यूरोपीय कंपनी भी व्यापार की दृष्टि से भारत आ रही थी। वे सभी भारत में अपने काम को यानी कि मजबूत करने में लगे हुए थे। होड़ मची हुई थी खुद की मजबूती और पैसा कमाने की। तो मैसूर और बंगाल में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में भी लगे हुए थे। तो इसी संघर्ष के बीच में छत्रपति शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। और केवल नींव ही नहीं रखी बल्कि मराठा साम्राज्य को जो है सुदृढ़ और बेस्ट बनाने की भी पूरी की पूरी कोशिश की है उन्होंने। क्योंकि सभी यूरोपीय कंपनीज जो थी वो भारत पर जो है वो अपनी पकड़ बना रही थी। और साथ में मराठा साम्राज्य के साथ जब नींव रखी गई थी उसी वक्त जो है इसके विद्रोही बहुत ज्यादा थे और मुगलों का शासन जो था वो भी भारत पर वो चल रहा था। तो इसका मतलब यानी कि नींव डालना ही बहुत मुश्किल काम था, मगर उन्होंने उस वक्त जो है सुदृढ़ और मजबूत जो है साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 1630 में, यानी कि 19 फरवरी 1630 में पुणे महाराष्ट्र में जो है के शिकारी जिले में हुआ है। कहां पर हुआ है? जिला जो है के शिकारी किले में हुआ है। देखिए ध्यान से रुकिएगा, शिवाजी महाराज जो हैं वो पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। शिकारी किले में उनका जन्म हुआ है। पिताजी जो थे वो शाहजी थे और माता का नाम जो था वो जीजाबाई था। इनके पिताजी शाहजी जो थे वो बीजापुर के सुल्तान थे और वहां के ये प्रथम श्रेणी के सरदार थे, ठीक है। सरदारों का आपको मैंने बताया है कि इसी प्रताप प्रांत का जो है वो सरदार बनाया जाता था शासक को। शाहजी के पास जो है पूना और बंगलोर की जागीर थी। और छत्रपति शिवाजी जो थे महाराज की माता एक योद्धा थी। क्या थी? योद्धा थी। और शिवाजी महाराज को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान तथा जैसे कि रामायण और महाभारत उन्होंने जो है वो उसके बारे में स्टडी किया। और महाराज के वीर योद्धा बनने की जो नींव थी वो बचपन से ही रख दी गई थी। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की जो माता थी वही उनकी पहली गुरु भी रही है। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज छत्रपति की बात करें तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के बेस से कि छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। और शिवाजी महाराज का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? साईबाई निवालंकर से साथ जो है उनकी शादी हुई थी। और छत्रपति शिवाजी के अभियान की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पहला अभियान जो था वो बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध रहा।
किसके विरुद्ध रहा? बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध जो है उनका अभियान रहा, और इस क्रम में उन्होंने जो है तोरण के किले को जीता और इस अभियान को अधिकार भी कर लिया। और इसी वर्ष जो है उन्होंने मुरमगढ़ का जो किला है वो भी जीता। 1687 में इन्होंने कोडाना और चाकन का किला भी जीता था। इसी प्रकार से इसी क्रम में जो है इनकी पुरंदर का भी महत्वपूर्ण किला जो है इन्होंने जीता है, और पुरंदर की संधि भी आपको आइडिया होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसको भी याद रखिएगा। आलिद शाह को महाराज की जो शिवाजी के बढ़ते क्रम की सूचना मिली कि उसका जो व्यक्ति है वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, सुदृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है, उसकी जो न्यूज है वो आलिद शाह को मिली। और क्योंकि आलिद शाह जो है साम्राज्य में ही कार्य करता था और उसके संबंध में ये चर्चा थी कि वो उसके पिता को जो है कैद कर लिया गया था। ठीक है जी, आलिद शाह द्वारा जो है वो उसके पिताजी को कैद कर लिया गया था, ये चर्चा की गई थी। तो इसी स्थिति में जो है छत्रपति महाराज ने यह निर्णय लिया कि कुछ ही समय तक आक्रमण न करने के बजाय उसको अपने सैन्य बल को जो है वो मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए उसने अपने पिता शाहजी जैसे ही आलिद शाह की कैद से रिहा हुए उसी वक्त शिवाजी ने जो है पुनः आक्रमण करना शुरू कर दिया, और फिर से उन्होंने जो है किलों को जीतने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया था। इसी प्रकार से जो है छत्रपति शिवाजी ने 1657 में जो है पहली बार मुगलों के साथ संघर्ष किया था। तो पहली बार जो है इन्होंने मुगलों के साथ जो है वो 1657 में जो है संघर्ष किया, और इसमें मराठा सेना को जो है पीछे हटना भी पड़ा था। ठीक है जी, यानी कि पहली बार जब इनका युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, तो पहली बार 1657 में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के साथ जब युद्ध किया तो इसमें जो है इन्हें पीछे हटना पड़ा, और शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने 1657 में अहमदनगर में जो है अहमदनगर को उस समय जो है मुगलों के अधिकार क्षेत्रों में जो आता था उसमें जो है अपना हस्तक्षेप कर दिया, और इसके साथ ही जूनागढ़ क्षेत्र पर भी उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया। इसके आगे आता है महाराज शिवाजी और अजमल खां की मुलाकात किस प्रकार से हुई थी। तो आलिद शाह और महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खां जो नामक एक सूबेदार था, उसने बीजापुर को सूबेदार था ये, उसको महाराज शिवाजी की संधि बीजापुर की और आलिद शाह की द्वारा जो भेजा गया था, परंतु वास्तव में शिवाजी महाराज की जो हत्या करना चाहता था उसकी चाह से जो है उनके पास मिलने आया था। ठीक है, यानी कि वो हत्या करना चाहता था महाराजी शिवाजी जी की, मगर वो उन संधि के नाम पर बस दिखावा करने के लिए आया हुआ था। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, अफजल खान ने बीजापुर के प्रमुख सूबेदार था ये, उसका कद जो है लगभग 6.5 फुट लंबा था। उस समय इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये इतना शक्तिशाली था कि इसके हाथों से किसी का जो है सिर भी, यानी कि खली की तरह किसी का सिर भी जो है वो दबोच सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और अजमल खां की जो मुलाकात है वो प्रतापगढ़ में हुई, और शिवाजी महाराज की अफजल खां से जो है मुलाकात या मुलाकात ही बोलेंगे से पहले ही अधिकारियों ने अफजल खां के बारे में उन्हें संचेत कर दिया, और शिवाजी महाराज जो है पूरी तरह से जो है जब उनसे मिलने गए अफजल खां से तो पूरी तरह तैयार होकर गए थे। कहां हुए थे? तैयार होकर गए। और फिर क्या हुआ देखिए, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर जब इनकी मुलाकात हुई दोनों के बीच में, तो अफजल खान ने के इरादों को तो उन्होंने पहचान लिया था, तो उनके समूतों पर जो है पानी, यानी कि जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेरने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर ली। तो शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को जंगलों में छुपने का आदेश दिया कि भैया तुम जंगलों में ही रहो, और बांध नख हथियार जो कि बाघों के नाखूनों से जो है बनाए हुए थे, वे हथियार अपने साथ छुपा कर लेके गए थे। ठीक है, और खुद भी एक स्टील का कवच पहन कर गए थे।
अफजल खान से मिलने के लिए। यानी कि जो अपने साथ लेके गए थे वो क्या थे, जो बाघ होते हैं उनके नेल्स यानी कि नाखूनों के और बने हुए, और साथ में खुद को जो है वो स्टील से कवर करके गए हुए थे। अफजल खान ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी के ऊपर खंजर का जो है वो प्रहार किया, परंतु स्टील के कवच होने के कारण खंजर शिवाजी पर कोई असर नहीं हुआ। तब शिवाजी महाराज ने जो है अफजल खान की हत्या कर देता है और उसी समय प्रतापगढ़ युद्ध होता है और मराठा सेना जो है बीजापुर पर लगभग 3000 सैनिकों को मार दिया जाता है और इसके साथ ही प्रतापगढ़ किले पर जो है वो शिवाजी जी का अधिकार हो जाता है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को जो है दक्षिण में मराठा क्षेत्र में भेजा ताकि वीर शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके, रोका जा सके कि भैया ये रुकेगा तो ही तो आगे बढ़ेगा। पर शाइस्ता खां ने जो है सेना की संख्या लगभग कितनी थी, 1.5 लाख संख्या थी। तो शाइस्ता खान ने पुणे क्षेत्र में जो है शिवाजी महाराज के कुछ किलों अभियान पर जो है शुरू किया और इस अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिया और साथ ही साथ में शिवाजी महाराज ने जो है लाल किले पर भी कब्जा कर लिया। तब 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई और कम संख्या का एक समूह बनाया, मतलब व्यक्तियों का, और शाइस्ता के साथ के किले में जो है चुपके से जो है वो दाखिल कर दिए। उसे बहुत जख्मी भी कर दिया। क्या किया, बहुत जख्मी कर दिया। और इस लूट के बाद मुगल सत्ता का काफी बड़ी चोट लगी और फिर मुगल जो शासक थे औरंगजेब द्वारा राजपूत राज सिंह 1665 ईस्वी में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेजा गया। फिर हुई पुरंदर की संधि जो कि 1665 के बीच में हुई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पुरंदर की संधि कब होती है, ठीक है जी। और काफी ये महत्वपूर्ण संधि हुई। इस संधि के बीच शिवाजी महाराज ने अपने किलों को मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब एक तरफ से प्रतीकात्मक जो है वो जीत हो जाती है औरंगजेब की तरफ से। शिवाजी महाराज औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। शिवाजी महाराज अपने जीते हुए 35 में से 23 किले जो हैं वो भी मुगलों को देने पड़ जाते हैं इस संधि के अनुसार। और शिवाजी महाराज के बड़े बेटे कौन थे, बड़ा बेटा था उनका संभाजी, औरंगजेब के दरबार में भेजा। वो 5000 मन्नत सब दिए, यानी कि पैसों की तरीके से दिए। और जय सिंह छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता रियासत दिलाने के लिए आगरा के लिए निमंत्रित करता है। बाद में पुरंदर की संधि के संबंध में शिवाजी महाराज 1666 ईस्वी में आगरा और औरंगजेब दरबार में गए और औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसका शिवाजी महाराज ने विरोध किया और इस कारण औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। कहां पे, जयपुर के महल में। फिर क्या हुआ, इसके बाद इस्ता वहां से अवसर पाकर औरंगजेब के पास से भाग जाता है और औरंगजेब शाइस्ता खां को इसके डरपोक और खराब युद्ध नीति से दंडित करता है। इस प्रकार जो है वो शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां को बुरी तरह से जो है पराजित किया और 1664 में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र यानी कि सूरत पर भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अभियान किया गया था। 5 जनवरी 64 को जो है 4 से 5 दिन तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा और इस क्रम में किसी आम व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि इस अभियान में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति भी उन्होंने जो है वो प्राप्त की थी। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपने आप को कैद से छुड़ाने का प्रयास किया और
वे कैद से भागने में भी सफल हो गए और कैद से जब सफल हुए तो मराठा साम्राज्य की उन्होंने नींव संभाल ली और एक बार फिर मुगलों के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सूरत अभियान किया और अभियान में छत्रपति शिवाजी ने जो है 1670 में यह अभियान शुरू किया और ये है उनका राज्याभिषेक जो कि मराठाओं का उदय हुआ था। किस प्रकार से हुआ है ये आपने याद करना है। मराठाओं के उदय से ही जुड़े हुए क्वेश्चन, रायगढ़ के किले में उनका जो है राज्याभिषेक हुआ था जब छत्रपति के नाम से इन्हें बुलाया जाने लगा। जब शिवाजी महाराज अपने राज्याभिषेक में छत्रपति की उपाधि ले रहे थे उसके बाद उन्होंने जो है मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर भी अभियान शुरू कर दिया था। इस क्रम में उन्होंने खानदेश अभियान, बीजापुर अभियान, कारवार अभियान, ये सभी अभियान जो हैं वो उन्होंने किए थे। तो आपने ये अभियान भी ध्यान में रखने हैं। और 77 में इलाहाबाद गए थे वो और वहां पर जो है कुतुबशाही सत्ता के लिए भी उन्होंने संधि की थी। इसी प्रकार से इसके बाद 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध करा है। लास्ट अभियान इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा बच्चों, जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में भी बोलूं तो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उन्होंने जिज्जी के किले के लिए विजय प्राप्त की जिससे अपने अधिकार में ले लिया था और 1680 में ये जो है इनका देहांत हो गया शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी महाराज ने जो है अपना जो मंत्रिमंडल था उसका अष्टप्रधान कहा जाता था, उन्हें इस हिसाब से डिवाइड किया था। जैसे पेशवा का क्या अर्थ है, तो संपूर्ण साम्राज्य का शासन देखने वाला, देखभाल करने के लिए जो है पेशवा जो है वो होता था। अमात्य यानी कि अर्थ मंत्री, यानी कि आय व्यय यानी कि लेखा जोखा देखने वाले को अमात्य कहते हैं। सुमंत किसे कहते हैं, विदेश मंत्री को। चिटनिस किसे कहते हैं, पत्राचार विभाग को। तो इस प्रकार से ये विभाग थे, तो उनके ये याद रखने चाहिए। ऐसे प्रशासन व्यवस्था में पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार यानी कि घुड़सवार सैनिक अस्थाई जो थे, और पैदल चलने वाली सेना। तो इस प्रकार से जो है इनके जो है प्रशासन की व्यवस्था थी। इसी प्रकार से भू राजस्व की बात करें तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी के समय में 33% से लेकर 40% तक का जो है टैक्स यानी कर लिया जाता था। और ये दो प्रकार से तथा चौथ कर और सरदेशमुखी कर। सरदेश और ये रहा चौथ। सरदेशमुखी कर जो था उसमें शिवाजी महाराज द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों से ही लिया जाता था, जिसमें 1/10 भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। चौथ कर की बात करेंगे तो ये उनके पास महाराज उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लेते थे जहां पे शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था, इसलिए लिया जाता क्योंकि ये शिवाजी महाराज क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे और उनके साथ या उनके क्षेत्रों पर में जो है महाराज द्वारा सहायता भी दी जाएगी। और चौथ राजस्व जो था वो कितना था, 1/4 जो है वो भाग लिया जाता था। यानी ये टैक्स की बात करते हैं तो वो दो प्रकार के टैक्स ले रहे थे, स्वदेशमुखी और चौथ। स्वदेशमुखी में जो है 1/10 कर लेते थे जो राजस्व का था, और दूसरे चौथ कर में 1/4 लेते थे। मगर वो लेते किन से थे, जिनके ऊपर जो है वो उनके पड़ोसी राज्य यानी कि सीमाओं से जुड़े हुए क्षेत्र थे, कि उनके ऊपर वो कुछ भी अटैक नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ जो है बल्कि उनके कोई हानि पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी हेल्प करेंगे। उसके बेसिस पे जो है वो 1/4 भाग लेते थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। शिवाजी महाराज जो हैं सहिष्णु शासक रहे हैं, इस्लाम धर्म की का भी आदर करते थे, और इनकी जो सेना थी वो बहुत से जो है वो मुस्लिम ही सिपाही थे। और इतिहासकार स्मिथ, याद रखिएगा, स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन का नाम से संबोधित किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने युद्धों में जो है गोरिल्ला युद्ध की पद्धति का उपयोग किया था। याद रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध जो है आज भी भारतीय सेना में जो है वो किया जाता है। तो
गोरिल्ला युद्ध की पद्धति जो है वो तब कब से चल रही है। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की औरंगजेब ने जो है ये संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है। शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण किया गया, इस कारण इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित यानी कि किया जाता है। और ये थे, इसके आगे जो आएंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी आएंगे। तो इस प्रकार से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हुए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आई होप कि आपको ये बहुत से अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।